हेलो, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 6, जो कि आपकी 5वीं प्रश्नावली इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन के रिलेटेड है। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना। पिछले लेक्चर के अंदर हमने समीकरण निकाय को हल करने का एक नियम देखा था, उसका नाम था क्रेमर नियम। क्रेमर नियम की सहायता से भी समीकरण निकाय हल करते हैं और आव्यूह विधि से भी समीकरण निकाय को हल कर सकते हैं। हमारे कोर्स में दो तरह के समीकरण निकाय, दो चर राशि वाले और तीन चर राशि वाले। तो दोनों के रिलेटेड हमने क्रेमर नियम अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अब आज आव्यूह विधि से हल करेंगे। तो पहले तो नाम में फर्क है, जो काम हमने पिछली क्लास में किया था एक्स वाई जेड का मान निकालना, वो सेम यहाँ पे भी निकालेंगे, लेकिन आज मेथड में आव्यूह विधि रहेगी। अब आव्यूह विधि और क्रेमर नियम में क्या डिफरेंस है ये क्लियरली पता होना चाहिए। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है उसमें लिखा रहता है कि दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए या क्रेमर नियम की सहायता से हल कीजिए। तो आपको पर्टिकुलर उसी मेथड से हल करना है। तो आपको दोनों मेथड अच्छे से आना चाहिए। आव्यूह विधि में नाम से पता लग रहा है कि पहले आव्यूह में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको जो भी समीकरण निकाय दे रखा होगा उसको आव्यूह में कन्वर्ट करना है और उसके बाद फिर सॉल्व करना है। क्रेमर नियम के अंदर हम क्या करते हैं, पहले सारणिक में कन्वर्ट करते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास में समीकरण निकाय दे रखा है, दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे आव्यूह के रूप में लिखेंगे। ठीक है, आव्यूह के रूप में लिखेंगे। अब आव्यूह के रूप में लिखने पर आपको ये कैसा दिखेगा, तो आपको तीन आव्यूह लिखने हैं। एक ए आव्यूह लिखना है, ठीक है, एक एक्स आव्यूह लिखना है और एक बी आव्यूह लिखना है। अब ये कैसे लिखते हैं उसको देख लो। ए एक्स एंड बी आव्यूह लिखने हैं। यहाँ पे ए आव्यूह होता है वो लिखा जाता है, ये जो समीकरण निकाय दिख रहा है इन समीकरण निकाय के जो गुणांक है a1 b1 c1 को गुणांक बोलते हैं। इन गुणांकों से बनाना होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 और यहाँ पे a3 b3 c3। ये हमारा ए आव्यूह होता है। समझ में आ गया। एक्स आव्यूह क्या है, जो उसके अंदर वेरिएबल है वो एक्स आव्यूह है। अगर तीन वेरिएबल है तो एक्स वाई जेड लिखना है। एक कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह के रूप में लिखा जाता है। और बी आव्यूह क्या होता है, जो सामने कांस्टेंट दिख रहे हैं d1 d2 d3, इनको लिखते हैं बी के रूप में। ठीक है, ये तीन आव्यूह आपको पहले सबसे पहले बनाने आना चाहिए। अब जो आपका सिस्टम है, ये जो समीकरण निकाय है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ax बराबर b। क्या बन जाएगा ax बराबर b। देखिए इन दोनों को गुणा करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे तो यही आएगा। हमने इनको दो अलग अलग आव्यूह में ब्रेक कर दिया है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड निकल के आएगी। तो मैं लेफ्ट साइड को क्या लिखता हूं ax और राइट साइड को हमने b नाम दे दिया, तो ax b लिख सकते हैं। हमारा टारगेट क्या है, x y z की वैल्यू निकालना है, या मैं कहूं कि एक कैपिटल x मैट्रिक्स निकालना है। तो बच्चों बताओ यहाँ से x की वैल्यू लिखना चाहिए, तो x की वैल्यू लिखेंगे तो क्या है, ये सामने जाएगा, उसको बोलेंगे a इनवर्स। क्या बोलेंगे a इनवर्स b। x इक्वल टू क्या जाएगा a इनवर्स b। यहाँ तक ठीक है। और a इनवर्स आपको ध्यान हो, हमने इस प्रश्नावली में ही सीखा है। a इनवर्स निकालने का तरीका आपको इस प्रश्नावली के अंदर सिखाया था। तो आपके पास में आव्यूह a है, उसका इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट a अपॉन सारणी a इनटू b। समझ में आया। आपको इसमें केवल और केवल इनवर्स निकालना है। जो क्रेमर नियम के अंदर हम क्या करते हैं, सारणी सारे निकाल देते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकाल के b आव्यूह से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उससे एक मैट्रिक्स आएगा जो कि इस मैट्रिक्स की तुलना करने में हमें x y z की वैल्यू देगा। तो मेन काम इसके अंदर क्या है, आपको a इनवर्स निकालना आना चाहिए। और वो काम हम भली भांति अच्छे से जानते हैं। पिछले जो आपके 5.1 के क्वेश्चन किए उसके अंदर a इनवर्स बहुत ज्यादा आपने प्रैक्टिस कर रखा है। यहाँ पे सिंपली आपको a इनवर्स निकाल के इसकी वैल्यू यहाँ पे रख लेनी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। बाकी सीधे आप एग्जाम वगैरह समझेंगे। ये मेथड है जो कि मैं क्वेश्चन के थ्रू अप्लाई करूंगा। तो आपको क्या करना है, स्टेप फर्स्ट दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह में कन्वर्ट करना है। आव्यूह में कन्वर्ट करने के बाद ये समीकरण बन जाएगा और यहाँ से a इनवर्स x की वैल्यू निकालनी, जो कि क्या होगी a इनवर्स b। और a इनवर्स का फॉर्मूला रखने पर आपको x y z की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास में दो चर राशि हैं तो ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की बनेगी।
यहाँ पे एक्स वाई आएंगे और इधर कॉन्स्टेंट d1 d2 आएंगे, ठीक है। तो ये मेथड सेम रहेगा क्योंकि हमको मैंने इनवर्स निकालना है। और सेकंड कोटि या बोले 2x2 मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालने का शॉर्टकट याद है, क्रॉस एक सेकंड क्रॉस मैट्रिक्स या सेकंड कोटि की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का तरीका हमने शॉर्टकट याद कर रखा है, वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक। तो आगे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, तब तक आप इसको उतारो। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके 4 पार्ट है, इसमें पहला भाग आ गया, आपको विधि से हल करना है। ये समीकरण निकाल दे रखा है, इसका मुझे सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, आप रूप में लिखोगे, आप रूप में लिखने पर कितने आप बनेंगे 3। सबसे पहले ए आर बी बनेगा, क्या बनेगा ए आर बी, गुणांकों से मैट्रिक्स बनाना है। गुणांक 2 -1 3 4, यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 -1 3 और 4, ठीक है। फिर लिखेंगे x, तो x क्या होगा, इसके अंदर वेरिएबल कौन है x और y, इधर x y लिखेंगे। और कांस्टेंट को b मैट्रिक्स में लिखते हैं, तो कांस्टेंट कितने हैं -2 है 3 है, यहाँ पे -2 आ जाएगा उधर 3, ठीक। ये लिखने के बाद अब ये समीकरण निकाय क्या बनेगा, तो समीकरण निकाय आपका समीकरण निकाय है वो बन जाएगा ax बराबर b, सही है, ax इक्वल टू b बन जाएगा। अब मुझे चाहिए यहाँ से, तो यहाँ से आपको चाहिए x की वैल्यू, x हो जाएगा आपका a इनवर्स b, या मैं कहूँ कि x की वैल्यू चाहिए तो ये एडजॉइंट a अपॉन सारणी a इनटू b आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एडजॉइंट a की वैल्यू रखनी है और सारणी a की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो आपके पास में ये मैट्रिक्स तो है, दिख रहा है। अगर ये मैट्रिक्स है तो आप बताइए मुझे इसमें सारणी k का मान क्या होगा। सारणी k का मान निकालेंगे तो बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके r प्लस k कितना आएगा 11 आ जाएगा, कितना आएगा 11, सारणी k की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए आप एडजॉइंट a, बताइए एडजॉइंट a कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट a निकालने का तरीका याद कर, इनकी वैल्यू को आपस में बदलना है और इनके साइन चेंज करने होते हैं, ये शॉर्टकट आपको याद रखना है। इन दोनों वैल्यू को आपस में बदलते हैं और इनका साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये 2 और इनकी वैल्यू चेंज करेंगे साइन, तो ये माइनस का 3 है प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3 है प्लस का 1। यहाँ तक ये एडजॉइंट a आ गया। अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 में वैल्यू रखना है, समीकरण 1 से। अब देखिए x इक्वल टू लिखेंगे तो 1/11, सारणी की वैल्यू डिवाइड में कितना, सारणी का मान 11, 1/11। और यहाँ पे आव्यूह एडजॉइंट a इनटू b है, एडजॉइंट a इनटू b, ठीक है। तो एडजॉइंट a की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है आपको 4 1 -3 and 2। और देखिए हमारे पास में b की वैल्यू कितनी है -2 और 3, यहाँ पर रखेंगे -2 और 3, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा -8 प्लस का 3, ठीक है। ये पहला कॉलम, पहली रो और पहले कॉलम के साथ ये आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड और फर्स्ट 2 1 एलिमेंट आएगा, तो 2 1 एलिमेंट इसके नीचे लिखा जाएगा, ना कि आगे लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे 6 + 6, ठीक है। कितना समझ आएगा, a से गुणा हुआ 6 और a से गुणा हुआ 6। अब ये आपको सॉल्व करना है, कितना आएगा -5 और ये भाग दे देना, तो -5/11 और ये 12 और 12 में भाग देंगे। भाई एलिमेंट जो बाहर लिखा होता है अवयव के बाद, तो वो क्या होता है दोनों के डिवाइड में जाता है, ये समझ में आया। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में जो अवयव बनेगा ना वो 2 क्रॉस 1 का बनेगा। 2 क्रॉस 1 कैसा होता है, एक एलिमेंट यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, ठीक है। क्यों ऐसा बनेगा, क्योंकि इसके अंदर 2 पंक्ति और एक कॉलम है। अब ये हमारे पास में x की वैल्यू आ गई और ये x क्या है, x क्या है, x, y से मैट्रिक्स बनेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से नीचे इस जगह पे मैट्रिक्स रख लो x, y और ये आपका जैसा है वैसा कर सकते 5/11
और ये 12/11। अब आप उसको जो सॉल्व करोगे तो तुलना करना, क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/11 आ जाएगी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/11 आ जाएगी। ठीक है, x एंड y की वैल्यू दोनों मिल जाएगी। यहाँ से मेथड बहुत ही आसान है, सीधा मेथड है। इसमें सिंपली इतना करना है कि जो भी मैट्रिक्स दे रखी, जो इक्वेशन समीकरण निकाय दे रखा है उससे आव्यूह बना दो, और आव्यूह बनाने के बाद में ax = b बनेगा। यहाँ से x की वैल्यू एडजॉइंट a × b करना है, तो आपको एडजॉइंट a निकालना आना चाहिए फास्टली। ठीक है, तो सेकंड कोटि का मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट तो हम शॉर्टकट से लिख सकते हैं, लेकिन अगर थर्ड क्वार्टर का मैट्रिक्स आ जाए तो उसका एडजॉइंट लिखने के लिए आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सेकंड वाला। इसको उतारो, फिर कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए ये वाला जो समीकरण निकाय है इसको भी आव्यूह विधि से हल करना है, और इसमें 3 समीकरण और 3 अननोन है। ठीक, तो क्या करेंगे, आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में, और आव्यूह रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले a आव्यूह बनेगा। बताओ क्या बनेगा, गुणांक से बनाएंगे तो 1 1 और -1, ऐसे 3 1 -2 3 1 और -2, और यहाँ से 1 -1 और 1 -1 और -1, ये हमारे पास में आ गया a। फिर x बनाएंगे, ये आ जाएगा x y z। ठीक है, और b मैट्रिक्स बनाएंगे तो b मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1 3 n -1 बन जाएगा। ये 3 मैट्रिक्स समझ में आ गया आपको लिखने। अब ये क्या बन गया, समीकरण निकाय। तो समीकरण निकाय बन जाएगा आपका ax = b। क्या बनेगा, ax = b। तो x की वैल्यू क्या आएगी, a × b, या मैं ऐसे कहूँगी एडजॉइंट a × b और डिवाइड सारणी a। इतना ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब सीधी बात है, इस कैलकुलेशन करने के लिए हमको एडजॉइंट a और सारणी a का मान चाहिए, तो हम शुरुआत सारणी a से करेंगे। तो सारणी a का मान निकालेंगे, कितना आएगा, ये रहा आपका मैट्रिक्स और इसी का सारणी निकालना है। तो 1 1 के साथ लिखेंगे तो 1 × 1 -1 और ये -2, फिर यहाँ पे 1 आएगा, ये वाला एलिमेंट ये गया और ये छुपा दिया, तो 3 × -1 -3 -1 और × -2, ये माइनस आएगा फिर प्लस हो जाएगा, आगे कितना है -1। अब -1 के साथ लिखेंगे तो ये छुपाने के बाद में 3 × 1 -3 माइनस, ये इसे गुणा हो तो -1 आ जाएगा। अभी कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा -1, तो ये +1 हो जाएगा, ये माइनस का 4, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। राइट, अब इस कैलकुलेशन को देख लो तो 6 + का -3 तो प्लस का 3 आ जाएगा। सारणी का मान समझ में आ गया, सारणी का मान प्लस का 3 आ गया। अब आपको पता है इस कैलकुलेशन में आपको क्या करना था, एडजॉइंट a निकालना है। एडजॉइंट a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर के लिए हमने बहुत ही अच्छे से तरीका याद कर रखा है, याद रखेंगे सेकंड। ठीक है, अब सेकंड लिखने हैं तो मैंने क्या बोला था, सेकंड को आप c से भी लिख सकते हैं और f से भी लिख सकते हैं। मैं f से लिख लेता हूँ, f11। चलिए f11, फिर f12 और f13 ऐसे लिखते थे। ये प्लस का आता है, ये माइनस का, और ये प्लस का आता है। क्या आता है इनके लिए, तो देखिए ये जो सारणी का विस्तार करते हैं उसी के अंदर 3 तो होते हैं, तो कितना है -3, ये ब्रैकेट के अंदर कितना से देखो कितना है -3, ये माइनस का 3 आ जाएगा। ये वाला देखो कितना है, ये सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस का 1 रखेंगे, फिर प्लस 1 हो जाएगा। और ये अगला वाला पार्ट देखो कितना है, माइनस का 4 आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस का 4 रखेंगे, फिर -4 हो जाएगा। ये ठीक है। अब आपको ये पे लिखना है, f12 लिखना है, सॉरी f21, f22 और f23। पहले बताओ ये माइनस का आएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, कोई दिक्कत। अब इन कैलकुलेशन को करना है सेकंड के लिए, तो इस कैलकुलेशन के लिए आपको इस मैट्रिक्स की सहायता से f21 निकालना है। ये 21 अभी ये से ये जाने वाला ये गए और ये गए, तो कितना बचेगा 1 × -1 1 × -1 -1
और ये -1 इंटू -1, तो यहाँ से -1 और यहाँ से -1 और -1 कितना है 2। अब f22 तो ये एलिमेंट है, ये गया और ये गया, तो 1 इंटू -1 और ये +1, -1 और +1 0 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे -1 और +1, ये 0 हो गया। f23 ये वाला एलिमेंट 23 होता है, ये जाएगा और ये छुपाने के बाद में ये और छुपाने के बाद 1 इंटू -1 और -1, तो -1 और -2, लेकिन आगे माइनस है इसलिए +2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या लिखना है, f31 लिखना है, f31, f32 और f33। आप चाहो तो इन तीनों को एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक, f31 के साथ में क्या आएगा प्लस, f31 के साथ प्लस, f32 के साथ माइनस और ये प्लस आ जाएगा। राइट, अब बताइए f31 की कैलकुलेशन क्या होगी, ये और ये छुपाने के बाद में -2 और +1, -2 और +1, -2 +1 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। f32 ये 32 हो गया होता है, ये छूट गया और ये गया, तो -2 और +3, यहाँ पर लिखेंगे -2 +3, +1 बच जाएगा, लेकिन आगे माइनस है इसलिए -1 बचेगा। अब f33 ये 33 हुए, ये छूट जाएगा और ये, तो 1 इंटू -3, सॉरी 1 -3, फिर माइनस का 2 हो जाएगा। क्या था, ठीक है। इतना लिखने के बाद में अब बताओ एडजॉइंट ए क्या हो गया, तो सेकंडस अवयव जिसको अपन बोलते हैं एडजॉइंट ए, क्या बोलते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आपको लिखना है, कैसे लिखते हैं, यहाँ पे जो लिखा है वो पहला कॉलम बन जाएगा, -3 1 और -4, -3 1 और -4, यहाँ लिखा है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, तो 2 0 और 2, और यहाँ लिखा है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा, -1 और ये -2। यहाँ तक आपको ये एडजॉइंट लिखना अच्छे से आ जाना चाहिए। ठीक है, इसको उतारिए एक बार। अब देखिए ये एडजॉइंट ए आ चुका है, इस समीकरण एक दिख रहा है, इसमें मान रखना। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गलती कर दी, 4 और 5 ये -3 यहाँ पे प्लस रन हो जाएगा, ठीक, तो इसको प्लस कर लेना करेक्ट। अब समीकरण 1 से, इसे समीकरण 1 से लिखेंगे, देखिए x बराबर डिवाइड में सारणी के, तो सारणी का मान कितना है 2, तो 1/2, और यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आगे, तो आपके पास दिख रहा है आपको -3 1 -4 2 0 2 -1 और -2, और उसके साथ में क्या पड़ा हुआ है बी मैट्रिक्स क्या था, बी मैट्रिक्स जो सामने लिखा था, या मैं देख लेता हूं इधर, बी मैट्रिक्स आपकी किताब में लिखा था 1 3 और -1 था। ठीक है, इनको मान रखिए। अब आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, देखिए 1/2 को बाहर रहने दो, इसकी जगह x y z रख दो। यहाँ पे इस मैट्रिक्स की जगह रखेंगे x की जगह x y z रखेंगे, और इनको मल्टीप्लाई करो, a से मल्टीप्लाई हुआ तो -3, a से मल्टीप्लाई हुआ तो 6, और यहाँ पे +1 आ जाएगा। ठीक, ये पहली पंक्ति और पहला कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, आपको 1 1 अवयव मिलेगा। अब सेकंड पंक्ति और पहला कॉलम मिलेगा तो 2 1 अवयव, अब 2 1 इसके नीचे आएगा, आगे नहीं आएगा, इसके नीचे आएगा, तो 1 + 0 + 1। ठीक है, ये थर्ड पंक्ति और पहला कॉलम है, तो 3 1 अवयव यहाँ पे लिखेंगे, तो -1 को +6 और +2। अब इसकी कैलकुलेशन देखिए कितना हो गया, ये 7, कितना हो गया 7 -3 4, तो आपको 1/2 आगे लेना है, और यहाँ पे 4, ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे देखेंगे तो 8 - 4 4 आएगा, और ये फिर से 2 का भाग देने के बाद में क्या बन जाएगा 2 1 और 2, क्या बन जाएगा 2 1 और 2। अब आपको यहाँ पे लिखना है तुलना करने पर, जब मैं तुलना करूंगा तो x का मान मुझे कितना मिलेगा 2, फिर तुलना करेंगे तो संगत अवयव x के साथ में कौन है 2, y के साथ में 1, z के साथ में 2, तो x का मान 2, y का मान 1 और z का मान फिर से 2 मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब बच्चों देखो
ये आंसर है या नहीं इसको चेक भी कर सकते हैं। आपके सामने जो समीकरण निकाय देखा है उसमें x, y और z का मान रखिए, राइट में जो वैल्यू है वो निकल के आ रही है, इसका मतलब उसको संतुष्ट कर रहा है। तो ये तो नंबर ऐसे होते हैं कि आपकी कटने नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर आपके पास में एक मेथड ये भी रहता है कि आपका आंसर सही है या गलत है, इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये आवर्त विधि से समीकरण निकाय को हल करना है। अब देखो बच्चों, आवर्त विधि के रिलेटेड 11 क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में 4 पार्ट है, 2 मैंने करवा दिए सेम तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से 2 और क्वेश्चन है जिनको आप खुद अपनी तरफ से करोगे। मैथ प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके हायर एजुकेशन में आप उम्मीद मत करना कि सारे क्वेश्चन तो आप करवाते होंगे। देखो यहाँ पे मैं करवा भी दूंगा लेकिन उससे आपको कोई नुकसान नहीं। ठीक है, तो कोशिश करें अपने आप से सॉल्व करने की, कोई ज्यादा टफ चीज पढ़ नहीं रहे। ठीक है, एक तरह का क्वेश्चन है, दूसरा तो आपको संख्या बदल के ले लिए, तो इतना आपके अंदर हौसला होना चाहिए सॉल्व कर सकें। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ इस उदाहरण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, इसके अंदर आपको ए आव्यूह दे रखा है, उसका इनवर्स ज्ञात करवा रहा है। बताओ ये इस आव्यूह का इनवर्स निकालना टफ है आसान है? बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसमें आव्यूह दे रखा है, इनवर्स निकलवा रहे हैं। फिर कह रहे हैं इस समीकरण निकाय को हल कीजिए। क्या करना है? इस समीकरण निकाय को हल भी करना है। तो 2 पार्ट हो गए, पहले इसका इनवर्स निकालना है, फिर समीकरण निकाय हल करना है। तो देखिए हम सॉल्व करते समय क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकालना स्टार्ट करेंगे। अब बताओ इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, इनवर्स कैसे निकालते हैं? अब तक जो क्वेश्चन का तरीका समझा है उसी तरीके से इनवर्स निकालेंगे। तो पहले सारणी के निकालेंगे, तो सारणी के निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 के साथ 1 और माइनस माइनस प्लस, फिर ये -2 और ये माइनस इसलिए प्लस हो गया 2 माइनस 0, फिर 0 है, इसके साथ में क्या आएगा -4 और -0। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को आप देखोगे तो आपके साथ में वैल्यू निकल के आएगी, ये 7 हो गया और ये 4, 11 आ जाएगा। कितना आएगा 11। सारणी के मान यहाँ से हमको मिल गया 11। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेकंड लिखना है, बस तरीका वही है। सेकंड लिखेंगे तो आपके पास में सबसे पहले F11, F12 और F13 ये 3 लिखने, इसके साथ में प्लस आता है, ये माइनस का और ये प्लस का। क्या है बताओ, तो यहाँ से देखेंगे तो F11 की वैल्यू कितनी है, 7 है, ये 7 ही आ जाएगा। ये वाली वैल्यू 2 है लेकिन आगे माइनस है इसलिए -2 हो गया। ये अंदर वैल्यू कितनी है, -4 है, ये -4 आ जाएगा। ठीक, अब आपको F21 लिखना है, एक माइनस आएगा, F22 लिखना है, ये प्लस का आएगा, और F23 लिखना है, ये माइनस का आएगा। आएगा नहीं आएगा? अब देखिए क्या आएगा, F21 ये कैलकुलेशन करेंगे, 21 ये हो गया तो -2 और -0, -2 -0, ये प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो इस अवयव से जाने वाली ये छुपा लेंगे, तो एक तो ये पंक्ति गई, एक कॉलम गया, तो 1 -0 ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो इस अवयव की बात करेंगे तो ये छुपाने के बाद -2 और +0, -2 + 0 ये कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको आगे क्या लिखना है, आगे लिखना है आपको F31। ठीक है, F32 और F33, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा और ये प्लस का आता है। विषम सम की लॉजिक जानते हो, बस वही लगा रहा हूं मैं। अब ये 31 अवयव, ये -6 और 0, मेथड वही है, -6 0, तो कितना आएगा -6। यहाँ देखेंगे तो इस अवयव से ये और छुपाने के बाद में -3 और 0, सॉरी 3 और 0, तो -3 आ जाएगा। और F33 देखेंगे तो 1 और माइनस प्लस रहेगा, तो 1 + 4 कितना आएगा, 5 आएगा। ये सारे सेकंड आ गए, तो आपको क्या लिखना है, इनवर्स एडजेंट। ये इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, सारणी × एडजेंट ए होता है। सारणी का मान कितना है, देखो ये रहा 11, कितना है 11, और एडजेंट कैसे लिखते हैं, बस इसी को डायरेक्ट लिख लेते हैं, 7 - 2 - 4, 2 1 2 2 1 2, और ये लास्ट में कितना है -6 -3
-6 -3 और 5। ठीक है, तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब आपको आगे क्या करना था, यहाँ तक लिखने के बाद में इस समीकरण निकाय को हल करना है। क्या करना है, इस समीकरण निकाय को हल करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस जगह पे यहाँ से समीकरण निकाय को हल करना है, इनवर्स निकाल लिया है, तो सीधी सी बात है आपको आव्यूह विधि यहाँ पे लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, आव्यूह विधि लेनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है आव्यूह रूप में, लिखने पर आव्यूह रूप में लिखने पर मैं आव्यूह के रूप में अगर लिखता हूँ तो ए आव्यूह क्या हो जाएगा, इसका मतलब 1 - 1। देखिए इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल है, तो x का गुणांक तो 1 है, y का गुणांक -2 है। कितना है, -2। z तो इसमें है नहीं, इसलिए 0 मानना, जो नहीं है उसको 0 मानना। ध्यान है 3 वेरिएबल है, तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, 3 क्रॉस 3 बनेगा। अच्छा, इसमें x का गुणांक 2 है, इधर 1 है, इधर 3 है। यहाँ पे x है क्या, नहीं है, अगर नहीं है तो उसको 0 मानिए। -2 और 1, ये आपका आ गया ए मैट्रिक्स। अच्छा, x लिखेंगे तो सीधी सी बात है x y z आ जाएगा, और b मैट्रिक्स लिखेंगे तो कांस्टेंट की मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 10 8 7, तो 10 8 और 7। ठीक है, अब आपका समीकरण निकाय क्या हो गया, ax = b हो जाएगा, ax = क्या हो जाएगा, b। और आप भी जानते हो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a इनवर्स b से निकालते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, a इनवर्स b से। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताना चाह रहा हूँ। ये जो a मैट्रिक्स है, ये हमने अलग से मान लो ये क्वेश्चन अलग से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अलग से सॉल्व कर रहे हैं, पर ये a मैट्रिक्स जो है और जो क्वेश्चन में a मैट्रिक्स दे रखा है वो सेम ही है। देख लो 1 -2 0 2 1 3 0 -2 1, यानी हमारे जो आव्यूह के अंदर से a मैट्रिक्स निकल के आया है वो और क्वेश्चन में जो a मैट्रिक्स दे रखा है वो सेम ही है। तो हमने पहले से a इनवर्स निकाल के रखा है, तो आपको यहाँ से अलग से a इनवर्स निकालने की मेहनत नहीं करनी है। भाई आपने पहले से a इनवर्स निकाला है तो डायरेक्टली वहां पे रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि मैट्रिक्स तो वही है। अगर आप करने भी जाओ कैलकुलेशन तो ये रिपीट करोगे फिर से, तो एक ही काम 2 बार क्यों करें। तो हमको क्या करना है, a इनवर्स की वैल्यू डायरेक्टली वहां चिपका देनी है। ठीक है, तो a इनवर्स का मान, ठीक है, यहाँ पे a इनवर्स का मान रखने पर जब मैं मान रखता हूं a इनवर्स का तो 1/11। अब यहाँ पे ये जो जैसा दिख रहा है वैसे बता रहा हूं, 7 -2 -4 2 1 2 2 1 2, और ये -6 -3 5 -6 -3 5, और उसके साथ में क्या है b, उसके साथ में क्या है b कितना है 10 8 7, यहाँ पे लिखेंगे तो 10 8 और 7। अब आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, बस कैलकुलेशन के लिए वही है, ये 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी, तो आपको ये इससे गुणा करना कितना है 70 + 16 - 42। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 + 8 - 35, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 + 16 और 35। ये देखो कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी, 70 और 16 कितना हो गया बताओ, 70 और 16 86, 86 में से 42 ये 44 आ जाएगा। कितना आएगा 44। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, ये माइनस के बाहर है, ठीक है, माइनस बाहर है, और ये -31, माइनस का 33 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो गया 35 और 16 51 में से 40 गया, माइनस के 11 हो जाएगा। अब आप कैलकुलेट करोगे तो इसको लिख लो x y z, क्या लिखेंगे x y z, और यहाँ पे 11 का भाग देने के बाद में आएगा 4 -3 और -1। ठीक है, तो आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ रही है 4, y की वैल्यू कितनी आ रही है -3, और z की वैल्यू कितनी आ रही है -1। ये आपके पास में फाइनल आंसर निकल के आ गया है। हो सकता है थोड़ा सा वाला पार्ट कट कर रहा हो, तो मैं भी कैमरा थोड़ा सा घुमा दूंगा तो आप उसको समझ सकते हो। कहने का मतलब इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, आपको a इनवर्स पहले ज्ञात करना था, और a इनवर्स ज्ञात करने के बाद भी यहाँ पे जो आव्यूह लिखोगे तो उसके अंदर a सेम ही निकल के आ रहा है, तो उसी को इसके अंदर रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ये आपका मेथड था। अब मैं देख लेता हूँ पार्ट कट तो नहीं रहा।
अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन के ऊपर। आव्यूहों का गुणनफल ज्ञात करना है और फिर पूछा इसकी सहायता से समीकरण का हल करना है। यानी एक क्वेश्चन का दूसरा पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हुआ हुआ है। ये दो मैट्रिक्स है, इनका मुझे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है इतनी बात। अब देखिए ये पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना कोई आसान काम है, इतना मुश्किल तो है नहीं। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, मान लेते हैं आपको मल्टीप्लाई तो करना है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है तो अपन यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा स्पेस काम में आ जाएगा। ठीक है, तो माना कि ये मेरे पास में ए मैट्रिक्स है, क्या ये पहला वाला ए मैट्रिक्स है और ये जो दूसरा है वो बी मैट्रिक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो गुणनफल क्या है, ए बी, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो दोनों को एक साथ लिख देते हैं, 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं तो ये आपको अच्छे से पता ही है कि हमको रो और कॉलम के अकॉर्डिंग चलना है। तो -4 +4 और +8 ऐसे बना होगा। ठीक, फिर ये वाले सेकंड के साथ जाएगी, तो +4 -8 और +4। ठीक है, अब ये लाइन इससे लाइन मल्टीप्लाई होगी तो -4 +12। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। चलिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, -4 आएगा, ये से गुणा हुआ तो -8 आएगा और ये से गुणा करेंगे तो +12 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देते ये सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। +1 और +6, ये से मल्टीप्लाई होगा तो 7 -2 और +3 कितना आएगा, ये +7 हो जाएगा, ये से गुणा होगा तो कितना आएगा, -2 और ये से गुणा होगा तो 3 आ जाएगा। राइट, अब आगे देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ये कितना आएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा तो -7 -2 और ये +9। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो 5 -3 -2, आगे देखेंगे तो -5 +6 और -1। ठीक, ये से गुणा होगा तो 5 +6 -3। अब देखिए फर्दर ये कितना हो गया, 12 और -4 तो 8 आ जाएगा। अगले दोनों 0 हो रहे हैं, कैलकुलेशन चेक करो, ये भी 0 हो रहा है, ये हो गया आपका 10, तो ये 8 आ रहा है, ये 0, यहाँ पे 0 0 और 8 आ रहा है। ध्यान से समझना नहीं बात है। अब मतलब बच्चों देखो क्या हो रहा है आपका, ए बी इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है, ए बी इक्वल टू 8i निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, ए बी इक्वल टू 8i निकल के आ रहा है। अब आप यहाँ पे तो आ चुके हो, आपको पूछा था इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो हमने गुणनफल तो ज्ञात कर लिया और हमारे पास में ए बी का मल्टीप्लिकेशन 8i निकल के आ गया है। इसमें किसी कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आके इस समीकरण निकाय को हल करना है। अब इस समीकरण निकाय को मैं हल करता हूँ तो कैसे लिखूंगा, आपको अपने मैट्रिक्स का नाम देना पड़ेगा। तो देखिए मैं ए और बी पहले नाम दे चुका हूँ, ए और बी नाम दे चुका हूँ, तो आप इसके गुणांकों का मैट्रिक्स देखोगे तो देखिए गुणांकों का मैट्रिक्स ये ही निकल के आएगा, आएगा नहीं आएगा, इसके गुणांकों का मैट्रिक्स नाम देंगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा नहीं आएगा। आप पहले एक बार कंपेयर कर लो, 1 -1 1 1 -2 2 1 3 निकल के आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, आव्यूह रूप में लिखना है, आव्यूह रूप में लिखने पर। अब लिखते समय ध्यान देना है कि यहाँ पे ए लिखूंगा बी लिखूंगा, तो ए जो हमने लिया है वो तो वहां से दिख नहीं रहा है, तो आपको ए नहीं लेना है, आपको यहाँ से दिखना है कि किसके बराबर दिख रहा है, तो बी के बराबर दिख रहा है। तो मैं बी के इक्वल टू यहाँ से लिखूंगा 1 -1 और 1, बस ये इंपॉर्टेंट स्टेप था, 2 1 3 ये आपका बी। अच्छा एक एक्स आव्यूह लिखते हैं, तो एक्स आव्यूह क्या हो जाएगा, x y z, इसमें कोई दिक्कत।
और कांस्टेंट इसका सी मान देना पड़ेगा क्योंकि बी तो ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 9 और 1 यहाँ तक ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे bx इक्वल टू सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे bx बराबर सी। सही। अब मुझे फाइनली ज्ञात क्या करना है, समीकरण निकाय हल करना है। समीकरण निकाय हल करने का मतलब से यहाँ से x का मान निकालना है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब b इनवर्स c आएगा नहीं आएगा, सोच के देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी b इनवर्स c। अब b इनवर्स कहीं से आ जाए तो मजा आ जाए। तो एक तो तरीका है b इनवर्स आप निकालो जैसे कि अब तक निकाल देते, या इसकी सहायता लें। एक तो तरीका है कि b इनवर्स जैसे आप निकाल देते ओरिजिनली वैसे निकालें, या इसकी सहायता लें। मैं इसकी सहायता लेना चाहता हूँ। कैसे सहायता ले सकते हैं बताओ। आपका a इंटू बी बराबर 8 है, a इंटू बी बराबर 8 है। तो बताओ मुझे यहाँ से b इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है b इनवर्स। तो कितना होगा ये, सोच के देखो। b इनवर्स निकालना है तो वो a बटे 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा b इनवर्स। a को सामने लेके आ जाओ और 8 का डिवाइड कर दो। b इनवर्स सामने और 8 का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, a बाई 8 हो जाएगा। तो b इनवर्स की वैल्यू सोच के देखो थोड़ी सी। ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। इस क्वेश्चन की पूरी जांच यहीं पे की हुई, इस पूरे क्वेश्चन की जांच यहीं पे कि b इनवर्स की वैल्यू a बाई 8 आ रही है और हमें यहाँ से पता लग गया कि b इनवर्स की वैल्यू a बाई 8 है। तो मैं यहाँ पे b इनवर्स की वैल्यू रखना हूँ। b इनवर्स का मान रखने पर अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ। b इनवर्स की वैल्यू कितनी है 1/8 a। तो यहाँ पे 1/8 a क्या है, a का ये रहा है, इसको रख दो आप -4 4 और 4 -7 1 3 और 5 -3 और -1। ठीक है। ये हमने b इनवर्स की वैल्यू रखी और यहाँ पे आपके सामने क्या है c की वैल्यू कितनी है 4 9 है 1 है, 4 9 और 1 है। ठीक है। अब बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे क्या, मल्टीप्लाई कर लोगे क्या। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने पिछले क्वेश्चन की तरह x y z की वैल्यू आ जाएगी। मुझे नेक्स्ट क्लास लेनी है, थोड़ी सी मेरी मजबूरी समझे, नहीं तो मैं क्लास ले लेता, एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा लेता। बच्चों यहाँ से आप सॉल्व कर लेना। ठीक है। आगे अगले वीडियो के अंदर मैं 14 15 16 आगे वाले जो क्वेश्चन है वो करवा दूंगा, लेकिन मेरे कहने पर इतनी कैलकुलेशन कर लेना। जब कैलकुलेशन करोगे आपको x y z की वैल्यू मिल जाएगी। क्या इंपॉर्टेंट था, यहाँ से हमको मैट्रिक्स लिखना था, तो इनको देखते हुए लिखे कि क्या नाम से लिखिए b से k जैसे। मुझे b के इक्वल दिख रहा है इसलिए b से लिखा है। ठीक है, बस इतना सा है। तो जितने क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं उतने करिए। जो कॉन्सेप्ट है 5 प्रश्नावली वो सारे हमने कर लिए। अब आपका काम बच रहा है, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन करिए। जो डाउट है उसी पार्ट का वीडियो देखें, बाकी अपनी तरफ से कोशिश करें। यही मैथ की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू।